नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं आपका दोस्त एनपी एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ कुछ बेहतरीन सवाल लेकर। तो आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बेनिफिशियल, बहुत लाभदायक है दोस्तों। तो आज का क्लास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं सोल्यूशन करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या आगामी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आज का क्लास ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन योजना भारत में 24 मार्च 1946 को आया। अगर बात किया जाए क्रिप्स प्रस्ताव की, तो यह भारत 1942 में आया। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत आया। अगर संविधान सभा की बात किया जाए तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात किया जाए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से कांग्रेस के 208 थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। और रियासत, जब भारत में उस समय रियासत का दौर था दोस्तों, तो रियासतों से चुनकर 93 कैंडिडेट आए हुए थे और जो 15 शेष बचे वो अदर से थे। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत के विभाजन के बाद कुल सदस्य जैसे 389 कुल सदस्य थे, उनमें से 299 ही बचे, क्योंकि बाकी जो थे वो पाकिस्तान चले गए, जिसमें से 229 चुने हुए थे और वहीं 70 जो मनोनीत थे। अगर बात किया जाए महिला की, तो 389 में से 15 महिला थी और इन 15 में से फिर 3 पाकिस्तान चली जाती है और इस तरह भारत में जो सदस्य बच जाते हैं उसमें से 12 महिलाएं बच जाती हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम सरोजिनी नायडू का भी है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन है भारतीय साहित्य, भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय प्रशासन। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विवाह व्यवस्था। शारदा अधिनियम बाल विवाह अधिनियम से जुड़ा हुआ है। बाल विवाह अधिनियम 1929 में शुरू किया गया था, 28 सितंबर को। इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की शादी का उम्र 18 वर्ष था। बाद में इसे भारत सरकार ने 18 वर्ष लड़कियों के लिए और 21 वर्ष लड़कों के लिए कर दिया है। शारदा अधिनियम के प्रायोजक हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। ऑप्शन है 4, 5, 9, 7। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके 11 सहयोगियों के साथ अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसमें मंत्रियों की कुल संख्या जो थी वो 15 थी। तो जानते हैं दोस्तों कि किस पद पर किस महापुरुष को बैठाया गया था, किस महापुरुष के कार्यभार दिया गया था किस मंत्रालय का? तो इसमें सबसे पहला है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया था। इसके बाद आता है देश की रक्षा की, तो बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था। उस समय भारत में शिक्षा पर जोर दिया गया दोस्तों, इसलिए शिक्षा और कला का जो विभाग था वो सी राजगोपालाचारी को दिया गया। रेलवे और परिवहन विभाग का जो भाग था वो आसफ अली को दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग का भाग दिया गया। खाद्य और कृषि विभाग का पद राजेंद्र प्रसाद को दिया गया।
उद्योग और आपूर्ति विभाग का भार जॉन मथाई को दिया गया तथा वित्त विभाग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे सरकार के लिए, तो वित्त विभाग का कार्य लियाकत अली खान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य, राष्ट्रीय एकता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रचनात्मक उर्दू लेखन। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में शुरुआत किया गया था 1986-87 ईस्वी में, और यह उर्दू में बेहतरीन लेखन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? ऑप्शन है पूंजी उपभोग छूट, अप्रत्यक्ष कर, इमदाद, ब्याज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। एनएनपी क्या होता है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। तो एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर निकालने पर राष्ट्रीय आय प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डिगामा मिला था? ऑप्शन है सिराज, भगवान लाल, राजेंद्रन नायर, जमोरिन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, जमोरिन। जब वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला था तो वह भारत 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। असल में जब यह भारत के लिए निकला था तो यह यूरोप से भारत जो यात्रा करने वाली जहाज़ थे उनका कमांडर था। वह यहाँ पे आने के लिए जिस मार्ग का उपयोग किया था तो आते आते उसे बीच में अफ्रीका पहुँचा, अफ्रीका मिल गया तो वह अफ्रीका पहुँच गया। वहाँ पर पता चला इसे कि जिसकी खोज में थे, जिस देश की खोज कर रहे थे वो यह देश नहीं है, तो फिर वह पुनः अफ्रीका से भारत की खोज के लिए आगे निकला। जब अब 20 मई 1498 को भारत पहुंचा तो यहाँ पे उन्होंने 3 महीने का समय बिताया। 3 महीने के बाद वह पुनः पुर्तगाल चला गया। जानने वाली बात यह है दोस्तों कि जब वह भारत पहुंचा तो मात्र इसके पास 55 नाविक ही बचे थे, लेकिन जब वह यूरोप से भारत की यात्रा पर निकला था तो उसके साथ 200 नाविक थे, अर्थात 145 नाविक की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद वह 1502 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा के कहने पर नौसेना के साथ फिर से भारत वापस आया और कुछ महीना यहाँ पे समय बिताने के बाद 1502 ईस्वी में ही वह फिर से पुर्तगाल चला गया। पुर्तगाल में काफ़ी समय रहने के बाद 1522 ईस्वी को वह फिर से भारत वापस आया, अर्थात वास्को डिगामा कुल 3 बार भारत आया। कुछ समय बिताने के बाद 1524 ईस्वी को इसकी तबीयत खराब होती चली गई और 24 मई 1524 ईस्वी को इसका निधन हो गया। उसे कोची में ही दफनाया गया। 1538 ईस्वी में उसकी कब्र को खोदकर उसके अवशेषों को निकालकर इसे फिर से पुर्तगाल ले जाया गया। तो ये था वास्को डिगामा की खबर दोस्त। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नई दिल्ली। 8 मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसमें यह मुख्य तथ्य था दोस्तों कि इसमें सभी जो कर्मचारी थे वो महिला थे। उस समय केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल साहब थे, अर्थात कपिल सिब्बल की देखरेख में ही पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से भारत में सबसे पुरानी चट्टान है? शिवालिक, भारत गंगा का मैदानी क्षेत्र, हिमालय, अरावली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों
सबसे पुरानी चट्टान धारवाड़ क्षेत्र का चट्टान है जो कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिवालिक। बात अरावली की किया जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है कहलाती है। ऑप्शन है अनुकूलतम जोत, जीविका जोत, आर्थिक जोत, सीमांत जोत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक जोत। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है उसे आर्थिक जोत कहा जाता है। अगर बात किया जाए अनुकूलतम जोत की तो इसे आदर्श जोत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भूस्वामी स्वयं खेती करता है तथा उसके द्वारा उत्पादन के साधनों को इस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, समन्वय किया जाता है, जिससे उसको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पत्ति हो या अधिकतम उपज प्राप्त होता हो। और अगर बात किया जाए जीविका जोत की तो इसमें जीविका के माध्यम से 10 से 12 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर खाते खुलवाए जाते हैं और उस समूह में प्रत्येक महिला के द्वारा एक तय रकम खाते में जमा करवाया जाता है, जिससे महिलाओं को मदद मिलती है। या फिर इस खाता में एक लोन लिया जा सकता है जिसका अमाउंट 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है। अगर बात किया जाए सीमांत जोत की तो सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम जोत के साथ ये अर्थात 1 हेक्टेयर से कम जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। महाभाष्य किसने लिखा था? ऑप्शन है मनु ने, बाणभट्ट ने, गार्गी ने, पतंजलि ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पतंजलि ने। अगर बात किया जाए मनु की तो मनु ने मनु स्मृति लिखी थी। इसमें 12 अध्याय था और 2684 श्लोक थे। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम, रुखसार बेगम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कुल 5 बहनें थीं। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, इसीलिए उन्होंने अपने समय में हुमायूं का शासनकाल देखा और उसके शासनकाल पे ही एक रचना की हुमायूं नामा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद, कानपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी औरंगाबाद। आगरा में बात किया जाए तो आगरा में अकबर का मकबरा है और अगर दिल्ली में मकबरे की बात किया जाए तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है और औरंगाबाद में औरंगजेब की मकबरा है। कानपुर में अच्युतानंद महाराज जी के नाम पर हिंदुओं का कब्रिस्तान बना है। इसकी शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में 1930 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। शाहजहां की बेगम मुमताज़ महल, जिसकी आद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है कानपुर, नागपुर, दिल्ली, बुरहानपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस बादशाह ने न्याय के लिए जंजीर लगवाया था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जहांगीर ने। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने आगरे के किले शाहबुर्ज में और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में जंजीर लगवाया था। जंजीर को सोने का भी बनवाया था तथा इसमें 60 घंटियाँ लगवाई थी। इब्राहिम लोदी की बात किया जाए तो वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और अगर अकबर की बात किया जाए तो इनका असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जहांगीर अकबर का पुत्र था जिसका बचपन का नाम सलीम था और बाबर मुग़ल शासन का संस्थापक था। इनका असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, बाद में इसका नाम बाबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। यह महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। अगर बात किया जाए प्लासी युद्ध की
तो इसकी प्रथम प्लासी युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सिराजुद्दौला का इसमें हार हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जोर शोर से चलने लगा। अगर बात किया जाए पानीपत युद्ध का, तो पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप के, अकबर और हेमू के, बाबर और महाराणा प्रताप के, बाबर और हेमू के। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अकबर और हेमू का। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनका लोकप्रिय नाम हेमू था, और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। यह पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व खान जमान और बैरम खान ने किया था। इसमें अकबर की सेना की विजय हुई और हेमू का पराजय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हुमायूं ने शेरशाह सूरी पर किस सन में विजय प्राप्त की? ऑप्शन है 1555, 1540, 1650 और 1450 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ये 1555 ईस्वी। सबसे पहला युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था, चौसा का युद्ध। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सेना इकट्ठा करने के बाद हुमायूं फिर से 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी पर हमला करता है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को फिर हरा दिया और उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार हुमायूं 1540 ईस्वी में भारत छोड़कर पुनः अपना देश वापस लौट गया। लेकिन उसने 1555 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया और शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अगर ये कहा जाए कि हुमायूं ने 1555 ईस्वी में शेरशाह पर अंतिम विजय प्राप्त किया तो ये सही होगा। जब 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया तो शेरशाह सूरी ने शेर खान की उपाधि धारण की और संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? ऑप्शन है 1535, 1455, 1250 या 1526। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1526 ईस्वी को। पानीपत का जब युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाबर। बाबर ने ही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में लड़ा गया था? ऑप्शन है 1857, 1858, 1855, 1902। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1858 ईस्वी को। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम भगीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। इनका एक पुत्र था जिनका नाम दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई के पास 3 घोड़े थे। इन 3 घोड़ों का नाम सारंगी, बादल और पवन था। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही थी 1858 ईस्वी में, जिस समय उनकी हत्या कर दी गई थी, उस समय वह जिस घोड़े पर बैठे हुए थे उस घोड़े का नाम बादल था। वह भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। यह युद्ध ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन है 1897,
1795, 1799, 1752। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में। 4 मई 1799 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त की। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर या शेर मैसूर कहा जाता था। यह युद्ध फोर्थ एंगल मैसूर युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेक्शन कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज की क्लास में पूरा हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, बहुत अच्छे तरह से आपको बताया है हिस्ट्री का सारा नॉलेज, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।